नमस्कार। आज हम एक खास चर्चा कर रहे हैं जनवरी से जून 2025 मतलब साल के पहले 6 महीनों के भारतीय समसामयिक घटनाओं पर कुछ। नमस्कार। और ये ना, इनमें नियुक्तियां, रक्षा, खेल, इकोनॉमी, लगता है सब कुछ कवर किया है। बिल्कुल। तो आज का हमारा काम यही है, इनमें जो सबसे जरूरी जानकारी है, जो दिलचस्प बातें हैं या वो बदलाव जिन्होंने इन 6 महीनों में भारत पर असर डाला, उनको निकालें। सही कहा। एक तरह से ये 6 महीने का लेखा जोखा होगा। देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं और दुनिया में भारत की स्थिति में क्या फर्क आया। तो कहाँ से शुरू करें? शायद नियुक्तियों से, क्योंकि कई अहम पदों पर बदलाव दिख रहे हैं। हाँ, नियुक्तियां एक अच्छी शुरुआत है। ये दिखाती हैं कि प्रशासन और नीति निर्माण में कौन लोग अहम भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, तो स्रोतों के मुताबिक सबसे पहले इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, उसके 11वें अध्यक्ष बने हैं वी नारायणन। वी नारायणन। हाँ, ISRO जैसी संस्था के लिए नेतृत्व बहुत मायने रखता है, खासकर जब इतने सारे मिशंस चल रहे हों। बिल्कुल। फिर UPSC के नए अध्यक्ष अजय कुमार। UPSC भी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए। और चुनाव आयोग में भी बदलाव हुआ। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं ज्ञानेश कुमार। चुनाव आयोग की भूमिका तो हमेशा ही केंद्र में रहती है। तो ये 3 तो हो गई बड़ी राष्ट्रीय नियुक्तियां। हाँ। और न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में भी एक बहुत बड़ा नाम है, न्यायमूर्ति BR गवई। वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। 52वें मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का नेतृत्व। हाँ, और साथ ही 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष वो बने हैं न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। विधि आयोग का काम है कानूनों पर सरकार को सलाह देना, तो ये भी अहम है। अच्छा, और रक्षा और खुफिया एजेंसियों में? हाँ, वहां भी बदलाव है। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल नमन देश्वर तिवारी और रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन, रॉ चीफ। ओके, ये नियुक्तियां तो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम है। बिल्कुल, ये रणनीतिक पद हैं। राज्यों के स्तर पर भी कुछ बड़े नाम हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बने N चंद्रबाबू नायडू। हाँ, चंद्रबाबू नायडू की वापसी हुई। और ओडिशा में मोहन चरण माझी, नए मुख्यमंत्री। अच्छा। और एक दिलचस्प बात, दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता का जिक्र है इन नोट्स में। रेखा गुप्ता, दिल्ली की CM। ये देखना होगा क्या संदर्भ है इसका, पर हाँ, अगर ऐसा है तो ये दिल्ली की राजनीति के लिए जरूर एक बड़ी खबर होगी। सही कहा। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों पर नजर डालें। हाँ जरूर, दुनिया भर में भी काफी कुछ बदला है। जैसे जर्मनी के 10वें चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज। हाँ, जर्मनी यूरोप की एक बड़ी ताकत है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति ली जिमयू। लेकिन जो बात मुझे ज्यादा दिलचस्प लग रही है वो है कुछ महिला नेताओं का उभरना। हाँ, वो तो है। जैसे नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति निटुम्बो नंदी नंदायतवा, ये ऐतिहासिक हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रमंडल महासचिव, वो भी पहली बार कोई अफ्रीकी महिला बनी है, शर्ली बोचवे, घाना से। हाँ, ये दिखाता है कि ग्लोबल लीडरशिप में विविधता बढ़ रही है। ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। और खेल संगठनों में भी ऐसा ही कुछ हुआ है ना? हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की, वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष IOC के इतिहास में, ये तो वाकई कमाल है। हाँ, 131 साल लगे इस मुकाम तक पहुंचने में। ये खेल प्रशासन के लिए एक मील का पत्थर है। और क्रिकेट में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष वो बने हैं मोहसिन नकवी, पाकिस्तान से। अच्छा। और एक और पहली महिला का जिक्र है, ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 की प्रमुख ब्लेज मेरेली। हाँ, MI6 जैसी एजेंसी का नेतृत्व एक महिला के हाथ में आना, ये भी एक अहम पड़ाव है। सही में। अच्छा, अब जरा भारत में प्रशासनिक स्तर पर लौटते हैं। कुछ प्रमुख सचिवों की नियुक्तियां भी हैं। हाँ, कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन, वित्त सचिव अजय सेठ, विदेश सचिव विक्रम मिश्री, गृह सचिव गोविंद मोहन और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पद हैं जो सरकार की नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल। और रेगुलेटरी बॉडीज में भी बदलाव हुए, जैसे RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा, RBI गवर्नर। ये बड़ी खबर है। हाँ, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बहुत अहम नियुक्ति। और सेबी की अध्यक्ष बनी है तुहिन कांता पांडे।
तुहिन कांता पांडे, सेबी चेयरमैन। और LIC के अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती। तो मतलब इस छमाही में प्रशासनिक और रेगुलेटरी लेवल पर काफी फेरबदल हुआ है। हाँ, ऐसा लगता है। निरंतरता भी है, पर कुछ नए चेहरे भी लाए गए हैं अहम जिम्मेदारियां संभालने के लिए। तो ये तो हुई नियुक्तियों की बात। एक छोटा सा रिकैप कर लें। हमने राष्ट्रीय स्तर पर ISRO, UPSC, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, विधि आयोग, वायुसेना, रॉ के प्रमुखों की बात की। राज्यों में आंध्र और ओडिशा के CM बदले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी, कनाडा, दक्षिण कोरिया के नए नेता आए। और नामीबिया राष्ट्रमंडल IOC MI6 में पहली बार महिलाओं ने शीर्ष पद संभाला। और भारत में भी कई अहम सचिव और रेगुलेटरी प्रमुख नियुक्त हुए। बिल्कुल सही। एक अच्छा सारांश है। नियुक्तियों से हमें पता चलता है कि कौन से लोग आने वाले समय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं। कुछ ऑपरेशनों का जिक्र है इन नोट्स में। हाँ, ऑपरेशंस हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। ये दिखाते हैं कि देश अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा कैसे कर रहा है। पहला है ऑपरेशन सिंधु। ये ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए था। ऑपरेशन सिंधु, यानी जरूरत पड़ने पर विदेशों से अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाना। ये भारत की प्राथमिकता रही है। फिर है ऑपरेशन ब्रह्मा। ये म्यांमार में भूकंप राहत के लिए था। अच्छा, तो ये मानवीय सहायता और आपदा राहत हार्डर ऑपरेशन हुआ, अपने पड़ोसियों की मदद करना। हाँ, और फिर कुछ ऐसे ऑपरेशन हैं जो सुरक्षा चुनौतियों से जुड़े हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर, ये क्या था? ये POJ मतलब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के लिए था, ऐसा नोट्स में लिखा है। ओह अच्छा। और ऑपरेशन केलोच? ये शोपिया कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान था। तो ये दोनों ऑपरेशन दिखाते हैं कि आतंकवाद से निपटना एक बड़ी प्राथमिकता है। आंतरिक सुरक्षा और सीमा पार आतंकवाद, दोनों मोर्चों पर। बिल्कुल। और एक बिल्कुल अलग तरह का ऑपरेशन भी है, ऑपरेशन ओलिविया। ओलिविया, ये किसके लिए था? ये भारतीय तटरक्षक बल चलाता है, ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी ऑपरेशन। ये तटरक्षक बल की बहुआयामी भूमिका दिखाता है। हाँ। अच्छा, अब सैन्य अभ्यासों की बात करते हैं। इनकी तो काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, सैन्य अभ्यास आजकल बहुत होते हैं। ये देशों के बीच रक्षा सहयोग का एक अहम हिस्सा है। जैसे मंगोलिया में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास हुआ, खान क्वेस्ट 2025। कॉन्क्वेस्ट, इसमें कई देश हिस्सा लेते हैं। ये शांति सेना अभियानों के लिए ट्रेनिंग पर केंद्रित होता है। फिर भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक, हाँ, ये मध्य एशिया में भारत की बढ़ती साझेदारी का प्रतीक है। उज्बेकिस्तान एक अहम देश है वहाँ। भारत अमेरिका का टाइगर ट्रायम्फ, ये तो काफी बड़ा अभ्यास लगता है। टाइगर ट्रायम्फ, हाँ, ये अमेरिका के साथ त्रिसेवा अभ्यास है। मतलब नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों शामिल होती हैं। ये बढ़ते हुए रणनीतिक तालमेल को दिखाता है। भारत फ्रांस का नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये बहुत पुराना और स्थापित अभ्यास है। फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा भागीदार है, खासकर नौसेना के क्षेत्र में। भारत जापान का धर्म गार्जियन, ये थल सेना का अभ्यास है। जापान के साथ भी भारत के रक्षा संबंध काफी मजबूत हुए हैं। भारत मिस्र का साइक्लोन, मिस्र के साथ ये नया शुरू हुआ अभ्यास है। पिछले कुछ सालों में ये दिखाता है कि भारत अब पश्चिम एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ भी रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। और भारत किर्गिस्तान का खंजर, ये विशेष बलों का अभ्यास है। किर्गिस्तान भी मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। तो कुल मिलाकर ये अभ्यास दिखाते हैं कि भारत कई देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहा है, अपनी सेनाओं की क्षमता बढ़ा रहा है और एक तरह से अपनी कूटनीतिक पहुंच भी बढ़ा रहा है। हाँ, ये बात तो है। इन अभ्यासों से सेनाओं को एक दूसरे के साथ काम करने का अनुभव मिलता है, जिसे इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत है। अच्छा, रक्षा सौदों और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानकारी है? हाँ, कुछ बड़े सौदों का जिक्र है, जैसे रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का समझौता। S-400, हाँ, ये तो काफी समय से चल रहा था। हाँ, ये भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता को काफी मजबूत करेगा। फिर फ्रांस के साथ 26 राफेल M लड़ाकू विमानों का सौदा है। राफेल M, ये M मतलब मरीन, ये नौसेना के विमानवाहक पोतों के लिए है। अच्छा, नेवी के लिए राफेल, ओके। और अमेरिका के साथ सोनार बॉय के सह उत्पादन का समझौता हुआ है। सोनार बॉय, ये क्या होते हैं? ये पानी के अंदर पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सह उत्पादन मतलब भारत में ही बनेंगे, अमेरिकी तकनीक से। ये मेक इन इंडिया और रक्षा तकनीक हस्तांतरण की दिशा में कदम है। ये तो हुए बाहर से खरीद या सहयोग।
स्वदेशी विकास के बारे में कुछ है? हाँ बिल्कुल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। डीआरडीओ ने एक काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाया है, भार्गवास्त्र। भार्गवास्त्र, नाम तो काफी दमदार है। हाँ, ड्रोन आजकल एक बड़ा खतरा बन गए हैं, तो उनसे निपटने के लिए ये सिस्टम अहम होगा। डीआरडीओ ने नाग मार्क 2 मिसाइल का भी विकास किया है। नाग मार्क 2, ये एंटी टैंक मिसाइल है ना? हाँ, ये फायर एंड फॉरगेट टाइप की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और एनएसटीएल, जो डीआरडीओ की ही एक लैब है, उसने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM विकसित की है। ग्राउंड माइन, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एक 2-सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान बनाया है, ई-हंसा। इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान, वाह, ये तो पर्यावरण के लिहाज से भी अच्छा है। हाँ, ये भविष्य की तकनीक है और नौसेना के लिए भी स्वदेशी निर्माण पर जोर है। मझगांव डॉक लिमिटेड ने INS सूरत, INS नीलगिरी जैसे युद्धपोत बनाए हैं और INS वागशीर, जो एक पनडुब्बी है, उसका भी निर्माण किया है। INS सूरत, नीलगिरी, वागशीर, ये सब आत्मनिर्भर भारत के उदाहरण हैं। बिल्कुल। और एक और बहुत अहम बात है, रक्षा निर्यात। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात की हैं। ब्रह्मोस का निर्यात, ये तो बड़ी बात है। भारत अब रक्षा उपकरण बेचने भी लगा है। हाँ, ये भारत की रक्षा उद्योग क्षमताओं में एक बड़े बदलाव का संकेत है। हम सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्यातक भी बन रहे हैं। तो ये रक्षा वाला सेक्शन भी काफी जानकारी भरा था। ऑपरेशन, सैन्य अभ्यास, बड़े रक्षा सौदे और सबसे जरूरी स्वदेशी विकास और निर्यात। हाँ, ये दिखाता है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को लेकर कितना गंभीर है और आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा विषय बदलते हैं, बात करते हैं पुरस्कार और सम्मान की। जी। इस छमाही में किसे क्या मिला? हाँ, पुरस्कारों की भी लंबी सूची है। ये दिखाते हैं कि किन क्षेत्रों में और किन लोगों ने उत्कृष्टता हासिल की है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बढ़ते कद का एक और प्रतीक है। और सामाजिक कार्यकर्ता मधुसूदन साई को फिजरी का सर्वोच्च सम्मान मिला। मधुसूदन साई, ये स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं शायद। हाँ बिल्कुल। और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को यूके की मानद नाइटहुड उपाधि मिली। एन चंद्रशेखरन, ये व्यापार जगत के लिए बड़ा सम्मान है। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है, फुटबॉल के जादूगर लियोनेल मेस्सी, वो अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी बने। मेसी, हाँ, ये दिखाता है कि खेल का असर कितना गहरा और व्यापक है। ये सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं है। सही कहा। अब भारत के अपने पुरस्कारों की बात करें। पद्म पुरस्कार 2025। हाँ, पद्म पुरस्कारों की घोषणा जनवरी में होती है। इस बार कुल 139 पुरस्कार दिए गए। 139। इनमें कितने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री थे? नोट्स के अनुसार 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री थे। 7 पद्म विभूषण किन किन लोगों को मिला? लिस्ट में नाम है चिकित्सा से डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, लोक मामलों से जगदीश सिंह खेहर, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, कला से कुमुदिनी लाखिया और एल सुब्रमण्यम, और साहित्य से MT वासुदेवन नायर मरणोपरांत, व्यापार से ओसामू सुजुकी, सुजुकी मोटर्स वाले मरणोपरांत, और कला से ही शारदा सिन्हा, लोक गायिका, मरणोपरांत। तो विभिन्न क्षेत्रों से लोगों को चुना गया है और मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए हैं। हाँ, और पद्मश्री पाने वालों में एक जाना माना नाम है क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन का। अश्विन, हाँ, ये क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर रही होगी। जरूर। चलिए अब खेल जगत के और पुरस्कारों पर आते हैं। ICC अवार्ड्स। हाँ, क्रिकेट में भारत का दबदबा दिखा। जसप्रीत बुमराह को ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उन्हें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिली। बुमराह, वाह। और महिलाओं में स्मृति मंधाना को महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। स्मृति मंधाना, बहुत बढ़िया। ये दोनों ही भारतीय क्रिकेट के स्तंभ हैं। बिल्कुल। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बने आर्मांड डुप्लांटिस। वो पोल वॉल्टर हैं। आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, हाँ, वो तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं। और एक और बड़ी खबर क्रिकेट से, MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। धोनी हॉल ऑफ फेम में, ये उनके शानदार करियर का एक बेहतरीन सम्मान है। हाँ बिल्कुल। और हॉकी में गोलकीपर सविता पूनिया को हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर महिला चुना गया। सविता पूनिया, भारतीय महिला हॉकी टीम की दीवार, ये भी बहुत योग्य सम्मान है। सही कहा। अब साहित्य और कला के क्षेत्र में क्या कोई बड़े पुरस्कार मिले? हाँ, साहित्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही।
कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनकी किताब हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर कन्नड़ भाषा के लिए, ये तो बहुत ही शानदार खबर है। हाँ, ये भारतीय भाषाओं के साहित्य के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। और हिंदी के वरिष्ठ लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। विनोद कुमार शुक्ल, ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च सम्मान। बिल्कुल। और संस्कृत कृति महामहोपाध्याय के लिए साधु भद्रेश दास को 34वां सरस्वती सम्मान मिला। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान? 34वां व्यास सम्मान मिला सूर्यबाला को। तो ज्ञानपीठ, सरस्वती, व्यास, ये तीनों बड़े साहित्यिक सम्मान इस दौरान दिए गए। और कला में? हाँ, फिल्म मेकर पायल कपाड़िया को फ्रांस का प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान मिला। पायल कपाड़िया, उनकी फिल्में काफी चर्चित रही हैं। ये भारतीय सिनेमा की वैश्विक पहचान को दिखाता है। निश्चित रूप से। कुछ और पुरस्कार जो ध्यान देने लायक हो? हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश को गणतंत्र दिवस परेड 2025 की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। अच्छा, यूपी की झांकी को पहला स्थान। काशीवारा, ओके। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला। और एक पर्यावरण से जुड़ा पुरस्कार? हाँ, जयश्री वेंकटेश्वन को रामसर वेटलैंड राइज यूथ पुरस्कार मिला। ये वेटलैंड्स यानी आर्द्रभूमि के संरक्षण में युवाओं की भूमिका को सराहता है। और दलाई लामा को शांति के लिए गोल्ड मर्क्यूरी अवार्ड फॉर पीस एंड सस्टेनेबिलिटी मिला। तो ये पुरस्कार दिखाते हैं कि कला, साहित्य, खेल, विज्ञान, सामाजिक कार्य, शांति, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता को पहचाना और सराहा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बार फिर से जल्दी से देख लेते हैं। पीएम मोदी को साइप्रस का सम्मान, मधुसूदन साई को फिजी का, चंद्रशेखरन को यूके नाइटहुड, मेसी को यूएस मेडल, पद्म पुरस्कारों में 7 विभूषण सहित 139 पुरस्कार, अश्विन को पद्मश्री, क्रिकेट में बुमराह और स्मृति आईसीसी अवार्ड्स, धोनी हॉल ऑफ फेम में, साहित्य में बानू मुश्ताक को बुकर, विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ, और भी कई महत्वपूर्ण सम्मान। हाँ, ये एक अच्छा क्विक रिकैप है। पुरस्कार हमेशा प्रेरणादायक होते हैं। चलिए अब आते हैं खेल के मैदान पर, स्पोर्ट्स की खबरें। खेलो इंडिया गेम्स का काफी जिक्र है इन नोट्स में। हाँ, खेलो इंडिया अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। बताया गया है कि यूथ गेम्स बिहार में हुए और महाराष्ट्र टॉप पर रहा। यूथ गेम्स, महाराष्ट्र का प्रदर्शन खेलों में हमेशा अच्छा रहता है। पैरा गेम्स दिल्ली में हुए, उसमें हरियाणा ने बाजी मारी। पैरा गेम्स में हरियाणा का दबदबा रहता है। यूनिवर्सिटी गेम्स असम में हुए, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जीती। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी अब खेलों में काफी निवेश कर रही हैं। विंटर गेम्स लद्दाख और जम्मू कश्मीर में हुए, उसमें भारतीय सेना टॉप पर रही। विंटर गेम्स में सेना का दबदबा स्वाभाविक है, उनके पास सुविधाएं और ट्रेनिंग होती है। और पहली बार बीच गेम्स हुए दीव में, उसमें मणिपुर जीता। पहले बीच गेम्स, ये दिलचस्प है। मणिपुर जैसे छोटे राज्य का जीतना दिखाता है कि प्रतिभा कहीं से भी आ सकती है। तो ये खेलो इंडिया के अलग अलग प्रारूप दिखाते हैं कि सरकार हर स्तर पर हर तरह के खेल को बढ़ावा दे रही है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। अब आते हैं क्रिकेट पर। भारत के लिए ये 6 महीने कैसे रहे? अरे शानदार, मतलब क्रिकेट के लिहाज से तो ये गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। ऐसा क्या हुआ? भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीती, फाइनल में न्यूजीलैंड को हराया। चैंपियंस ट्रॉफी, वाह। और इतना ही नहीं, भारत ने पुरुष T20 विश्व कप 2025 भी जीता, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया। क्या बात है, चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप दोनों एक ही छमाही में, ये तो कमाल हो गया। हाँ, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे महिला T20 विश्व कप न्यूजीलैंड ने जीता। अच्छा, घरेलू क्रिकेट का क्या हाल रहा? घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक ने सीके नायडू ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी जीती, और रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने जीती। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती। हाँ। अच्छा, और महिला प्रीमियर लीग WPL का दूसरा सीजन मुंबई इंडियंस ने जीता। मुंबई इंडियंस। तो क्रिकेट में तो चारों तरफ भारतीय टीमों और खिलाड़ियों का ही बोलबाला रहा। बिल्कुल। अब दूसरे खेलों की बात करें, हॉकी इंडिया लीग पुरुष हुई, वो सांची वॉरियर बंगाल टाइगर्स ने जीती। और पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग भी हुई। हाँ, ये एक नई शुरुआत थी, और पहली महिला हॉकी इंडिया लीग ओडिशा वॉरियर्स ने जीती। ओडिशा वॉरियर्स, ये महिला हॉकी के लिए अच्छा है। जरूर। टेनिस में फ्रेंच ओपन महिला एकल कोको गॉफ ने जीता। कोको गॉफ युवा खिलाड़ी है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल यानिक सिनर ने जीता, ये भी युवा है। तो टेनिस में एक नई पीढ़ी उभर रही है। हाँ, लगता तो है। फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने 78वीं संतोष ट्रॉफी जीती। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीती। मोहन बागान ISL चैंपियन। और इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL 2025
लिवरपूल ने जीती। लिवरपूल, फुटबॉल फैंस के लिए ये बड़ी खबरें हैं। हाँ, अब शतरंज की बात करते हैं। भारत के युवा सितारे आर प्रज्ञानंद ने कमाल किया। प्रज्ञानंद, हाँ, उनका नाम तो आजकल बहुत सुनने में आता है। उन्होंने उज्बेकिस्तान मास्टर्स और टाटा स्टील मास्टर्स 2025 दोनों जीते। टाटा स्टील मास्टर्स, ये तो बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। हाँ, और नॉर्वे शतरंज 2025 मैग्नस कार्लसन ने जीता, हमेशा की तरह। कार्लसन तो खैर अलग ही लीग में है। लेकिन प्रज्ञानानंद का प्रदर्शन दिखाता है कि भारत शतरंज में एक महाशक्ति बन रहा है। और इसी को देखते हुए भारत ने 2025 में फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी के लिए बोली लगाई है। शतरंज विश्व कप भारत में, ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, और भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भी बोली प्रस्तुत की है। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स, ये भारत के खेल महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। और एक और अहम खबर, क्रिकेट 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में वापसी कर रहा है। ओलंपिक में क्रिकेट T20 फॉर्मेट होगा शायद। हाँ, T20 फॉर्मेट ही होगा। ये क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा कदम है। और आखिर में हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, उनके बारे में क्या खबर है? नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। उन्होंने पेरिस डायमंड लीग और ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में स्वर्ण पदक जीते। गोल्ड मेडल्स, बहुत खूब। और दोहा डायमंड लीग में उन्होंने 90 मीटर का जादुई आंकड़ा भी पार किया। 90 मीटर भाला फेंक में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हाँ, और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक भी दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा, ये सम्मान के हकदार हैं वो। बिल्कुल। तो खेल के लिहाज से ये 6 महीने भारत के लिए असाधारण रहे। क्रिकेट में 2 वर्ल्ड टाइटल, नीरज का 90 मीटर पार करना, प्रज्ञानंद की जीत, खेलो इंडिया का विस्तार, काफी कुछ हुआ। हाँ, वाकई खेल प्रेमियों के लिए तो ये शानदार छमाही रही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिपोर्ट्स और सूचकांकों पर एक नजर डालते हैं। दुनिया भर में भारत की रैंकिंग कैसी रही? हाँ, ये इंडेक्स हमें बताते हैं कि विभिन्न पैमानों पर भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है। सबसे पहले विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2025, इसमें फिनलैंड फिर से टॉप पर है। भारत की रैंक क्या रही? भारत की रैंक 128वीं रही। पिछले साल 126वीं थी, तो कुछ सुधार हुआ है। 118वीं? सुधार तो है, लेकिन अभी भी काफी पीछे है। हाँ, खुशहाली एक जटिल पैमाना है। इसमें कई कारक होते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत का सबसे खुशहाल राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इसमें भारत कहाँ है? इसमें भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर रहा। पिछले साल 159वें में था, तो यहां भी थोड़ा सुधार है। नॉर्वे इसमें टॉप पर है। 151वां। प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में भी काफी गुंजाइश है सुधार की। हाँ, अब मानव विकास सूचकांक HDI 2025 की बात करें। इसमें 193 देशों में भारत 130वें स्थान पर है। स्कोर है 0.695। आइसलैंड इसमें टॉप पर है। HDI में 130वां स्थान, ये क्या दर्शाता है? ये मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। HDI स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के स्तर को मापता है, तो इसमें भी सुधार की जरूरत है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025, उसमें भारत 131वें स्थान पर है। यह दिखाता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के मामले में भारत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, उसमें भारत 71वें स्थान पर रहा। यह दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024, इसमें क्या हाल है? इसमें भारत 180 देशों में 96वें स्थान पर रहा। पिछले साल 93 पर था, तो यहाँ रैंकिंग थोड़ी गिरी है। डेनमार्क इसमें सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया। रैंकिंग गिरना चिंता की बात है। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में IIT दिल्ली भारत का शीर्ष संस्थान रहा। IIT दिल्ली, ओके। और SIPRI की ईयरबुक्स 2025, उसमें परमाणु हथियारों का जिक्र है? हाँ, सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत के पास 180 परमाणु हथियार हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर नजर रखने वालों के लिए अहम जानकारी है। अब अर्थव्यवस्था से जुड़े कुछ आंकड़े। हाँ, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। दूसरा सबसे बड़ा चाय एक्सपोर्टर। और 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक। 2023-24 के आंकड़े। दूध उत्पादन में भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। दूध उत्पादन में नंबर 1, ये तो बहुत बड़ी बात है। और भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र मतलब दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वॉल्यूम में तीसरा,
ये भी अहम है। और कॉर्पोरेट जगत से खबर, टाटा समूह $30 बिलियन की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला पहला भारतीय ब्रांड बना। $30 बिलियन टाटा ग्रुप के लिए ये एक बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल। तो ये रिपोर्ट्स और सूचकांक हमें भारत की स्थिति का एक मिला-जुला नजारा देते हैं। कहीं सुधार हैं, कहीं चुनौतियां हैं, और कुछ क्षेत्रों में भारत दुनिया में अग्रणी है। सही कहा। ये आंकड़े हमें एक दिशा देते हैं कि किन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब कुछ और विविध घटनाओं पर बात करते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। हाँ, कुछ और जरूरी बातें जो शायद किसी खास कैटेगरी में फिट नहीं होती। जैसे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हाँ, ये वहाँ की कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ये एक बड़ा कदम होता है। और भारत की 16वीं जनगणना जो 2027 में होनी है, वो पूरी तरह से डिजिटल होगी। डिजिटल जनगणना ये पहली बार होगा शायद। हाँ, लगता तो है। ये टेक्नोलॉजी का प्रशासन में बड़ा इस्तेमाल है। बिल्कुल। इससे डेटा कलेक्शन और एनालिसिस ज्यादा तेज और सटीक हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ बड़ा हुआ। चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज 359 मीटर का उद्घाटन हुआ। चेनाब ब्रिज, हाँ, उसकी तस्वीरें देखी थी। इंजीनियरिंग का कमाल है वो। और तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज नया पंबन ब्रिज खोला गया। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये कैसे काम करता है? इसमें ब्रिज का बीच का हिस्सा जहाजों को रास्ता देने के लिए ऊपर उठ जाता है। अच्छा, दिलचस्प है। और जम्मू कश्मीर में पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज अंजी खड़ ब्रिज भी खोला गया। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम हुआ है, खासकर मुश्किल इलाकों में। हाँ, कुछ जगह के नाम भी बदले गए। जैसे कोलकाता में फोर्ट विलियम का नाम विजयदुर्ग किया गया। फोर्ट विलियम का नाम बदला। और असम के करीमगंज जिले का नाम श्री भूमि किया गया। नाम बदलने के पीछे अक्सर ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारण बताए जाते हैं। दिल्ली में भारत का पहला ई-वेज रिसाइकलिंग पार्क स्थापित करने की योजना है। ई-वेस्ट पार्क, ये बहुत जरूरी है आजकल। इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। और त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य, ये शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी खबर है। पहले दो कौन से हैं? केरल और शायद केरल और मिजोरम। नोट्स में सिर्फ तीसरे का जिक्र है। ओके। और बिहार मोबाइल आधारित ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। मोबाइल से वोटिंग, ये तो बिल्कुल नया प्रयोग है। देखना होगा ये कितना सफल होता है। हाँ, टेक्नोलॉजी का चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल, इसके अपने फायदे और चुनौतियां होंगी। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखें। कुछ संगठन और सदस्यता में बदलाव हुए। हाँ, जैसे अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 9वां सदस्य बना। एनडीबी ब्रिक्स देशों का बैंक है। और बेलारूस शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य बना। नाटो का 32वां सदस्य बना। स्वीडन का नाटो में जाना, ये यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा स्थिति में एक बड़ा बदलाव है। ब्रिक्स समूह का भी विस्तार हुआ, 5 नए सदस्य जुड़े। हाँ, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया। अब ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य हो गए हैं। ब्रिक्स प्लस, ये समूह अब और बड़ा और विविध हो गया है। बिल्कुल, ये ग्लोबल साउथ की आवाज को और मजबूती दे सकता है। और एक खबर हंगरी से है। वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना। हंगरी आईसीसी से हट गया, ये भी एक अहम घटना है। इसके अपने राजनीतिक मायने होंगे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ और बातें। हैदराबाद के एक स्टार्टअप टकीमे टू स्पेस ने भारत का पहला थिंकिंग सैटेलाइट विकसित किया है। थिंकिंग सैटेलाइट, इसका क्या मतलब हुआ? शायद ये एआई का इस्तेमाल करके खुद फैसले ले सकता है। नोट्स में ज्यादा डिटेल नहीं है, पर सुनने में दिलचस्प लगता है। हाँ बिल्कुल। और शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के तहत आईएसएस यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय बने। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री नहीं, पर आईएसएस जाने वाले एक्सियम मिशन के तहत पहले भारतीय। ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट का हिस्सा है शायद। हाँ, ये प्राइवेट मिशन था। राकेश शर्मा के बाद ये एक और भारतीय का अंतरिक्ष में जाना है, भले ही अलग तरीके से। अमेज़न ने स्टारलिंक के मुकाबले अपने कुइपर इंटरनेट उपग्रह लॉन्च किए। हाँ, सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़ तेज हो रही है। स्पेसएक्स का स्टारलिंक और अब अमेज़न का कुइपर। चीन ने 10G स्पीड वाला नेटवर्क लॉन्च किया। 10G? हम अभी 5G की ही बात कर रहे हैं। चीन टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फ्रांस में सफेद हाइड्रोजन का बड़ा भंडार खोजा गया। सफेद हाइड्रोजन, ये क्या होता है? ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोजन है। अगर इसका इस्तेमाल हो सका तो ये क्लीन एनर्जी का बड़ा स्रोत बन सकता है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खोज हो सकती है। और सऊदी अरब के जेदा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद खुली। 3D प्रिंटेड मस्जिद,
कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। हाँ, तो ये कुछ मिलीजुली खबरें थी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, काफी विविधता इनमें। सही। चलिए अब इस छमाही में शुरू की गई कुछ नई योजनाओं और पहलों पर बात करते हैं। हाँ, योजनाएं दिखाती हैं कि सरकार किन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं और क्या नई पहल कर रही है। एक है नव्या योजना। ये किशोरियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। नव्या योजना, स्किल डेवलपमेंट किशोरियों के लिए, ये अच्छी पहल है। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया। सशक्त पंचायत नेत्री मतलब महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना, ये भी जरूरी है। एक बहुत महत्वाकांक्षी मिशन लगता है ज्ञान भारतम मिशन। हाँ। इसका उद्देश्य 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण करना है। 1 करोड़ पांडुलिपियां। ये तो बहुत बड़ा काम है। हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा मंत्रालय ने बचपन की कविता पहल शुरू की। बचपन की कविता शायद बच्चों में पढ़ने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, लगता तो यही है। अब कुछ राज्यों की योजनाएं देखते हैं। हिमाचल प्रदेश ने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की। वन संवर्धन पर्यावरण संरक्षण के लिए। तेलंगाना ने इंदिरा शौर्य गिरी जल विकासम और राजीव युवा विकासम योजना शुरू की। तेलंगाना की ये योजनाएं शायद ग्रामीण विकास और युवाओं पर केंद्रित होंगी। दिल्ली ने पर्यावरण संरक्षक पहल और महिला समृद्धि योजना शुरू की। दिल्ली सरकार की पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर ये योजनाएं। हरियाणा ने पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की। कलाकारों के लिए सम्मान योजना, ये अच्छी बात है। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए मदद, ये भी एक जरूरी कदम है। और मध्य प्रदेश ने पुलिस और सेना भर्ती के प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना शुरू की। पार्थ योजना, युवाओं को सेना पुलिस के लिए तैयार करना। तो ये दिखाता है कि राज्य सरकारें भी अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं ला रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, युवा, कला, हर क्षेत्र में कुछ न कुछ हो रहा है। कुछ और पहलें भी हैं, जैसे आईसीसी की डोनेट ऑर्गन सेव लाइव्स पहल। अंगदान के लिए जागरूकता, ये बहुत जरूरी है। LIC की 1 मैन आवर्स पहल, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद ये कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी या काम के घंटों से जुड़ी कोई पहल होगी। हो सकता है। सरकार की एक पहल है AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। इसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को AI में प्रशिक्षित करना है। AI फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ये भविष्य की तैयारी है। AI स्किल्स की मांग बहुत बढ़ने वाली है। बंदरगाहों के लिए 1 नेशन 1 पोर्टल शुरू किया गया। इससे शायद पोर्ट्स पर कामकाज आसान और एकीकृत होगा। महाराष्ट्र में पिंक ई-रिक्शा शुरू किए गए महिला सशक्तिकरण के लिए। पिंक ई-रिक्शा यानी महिलाएं चलाएंगी। हाँ, शायद। और चुनाव आयोग की एक दिलचस्प पहल थी चंद्रयान से चुनाव तक। चंद्रयान से चुनाव तक, ये क्या था? शायद चंद्रयान की सफलता को जोड़कर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करने की कोशिश होगी। क्रिएटिव तरीका है। तो ये योजनाएं और पहले दिखाती हैं कि सरकार और अन्य संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही हैं। बिल्कुल। अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, अर्थव्यवस्था और बजट। इस मोर्चे पर क्या खास रहा? अर्थव्यवस्था हमेशा ही चर्चा में रहती है। पहली बात तो ये कि अलग अलग एजेंसीज ने भारत की GDP वृद्धि का अनुमान लगाया है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए। क्या अनुमान है? अनुमान 6.1% से 6.7% के बीच हैं। जैसे RBI ने 6.5% कहा, विश्व बैंक ने 6.7% और IMF ने 6.2%। तो मतलब 6% से ऊपर की ग्रोथ की उम्मीद है। 6.7% की ग्रोथ, ये ठीक मानी जाएगी। हाँ, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये काफी अच्छी ग्रोथ रेट मानी जाएगी। और इसी ग्रोथ के चलते एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई। क्या? भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चौथी? अमेरिका, चीन, जर्मनी के बाद अब भारत? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुकाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। ये तो वाकई बड़ी खबर है। और क्या हुआ अर्थव्यवस्था में? IRCTC और IRFC, ये दोनों रेलवे की कंपनियां हैं। इन्हें नवरत्न का दर्जा मिला। नवरत्न कंपनियां अब कुल कितनी हो गई? अब कुल नवरत्न कंपनियां 26 हो गई हैं। महारत्न कंपनियां 14 हैं। अच्छा। और GDP की गणना के लिए आधार वर्ष बदला गया है। हाँ, अब नया आधार वर्ष 2022-23 होगा।
इससे जीडीपी के आंकड़े मौजूदा आर्थिक स्थिति को बेहतर ढंग से दर्शाएंगे। भारत और यूके ने मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए। भारत यूके FTA ये भी एक अहम कदम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। भूटान पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला पहला देश बना। भूटान में क्रिप्टो पेमेंट ये दिलचस्प है। और LIC ने एक दिन में सबसे अधिक पॉलिसी बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। LIC का गिनीज रिकॉर्ड, वाह, ये उनकी पहुंच और सेल्स नेटवर्क को दिखाता है। हाँ, अब आते हैं बजट 2025-26 पर। इसके मुख्य बिंदु क्या थे? बजट में सबसे पहले राजकोषीय घाटे फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य GDP का 4.4% रखा गया। 4.4%। सरकार घाटा कम करने की कोशिश कर रही है। हाँ, सबसे ज्यादा आवंटन रक्षा मंत्रालय को मिला, जो अक्सर होता है। और विकास के लिए किन क्षेत्रों पर फोकस था? बजट में विकास के 4 इंजन बताए गए: कृषि, MSME यानी छोटे और मध्यम उद्योग, निवेश और निर्यात। कृषि, MSME, निवेश, निर्यात। टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत थी। नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी करदाताओं के लिए सालाना 12.5 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 12.5 लाख तक नो टैक्स। ये तो काफी बड़ी छूट है। हाँ, ये मध्यम वर्ग के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। और एक बड़ा नीतिगत बदलाव बीमा क्षेत्र में हुआ। FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई। बीमा में 100% FDI, इसका क्या असर होगा? तो इससे विदेशी बीमा कंपनियां भारत में ज्यादा निवेश कर सकेंगी, जिससे कंपटीशन बढ़ सकता है और ग्राहकों को बेहतर प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो बजट में टैक्स राहत, राजकोषीय अनुशासन पे जोर, विकास के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान और बीमा जैसे सेक्टर में बड़े सुधार किए गए। बिल्कुल, ये इस छमाही के प्रमुख आर्थिक घटनाक्रम थे। ठीक है, तो हमने जनवरी से जून 2025 तक की लगभग सभी प्रमुख घटनाओं को छू लिया, जैसा कि उसे शुरू करके रक्षा, पुरस्कार, खेल, अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट्स, सूचकांक, योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और बजट तक। हाँ, काफी विस्तृत चर्चा हुई। ये स्पष्ट है कि ये 6 महीने भारत के लिए बहुत घटनापूर्ण रहे। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रशासनिक फेरबदल, स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर जोर, खेलों में अभूतपूर्व सफलता और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने की कोशिशें दिखी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सक्रियता बढ़ी है, चाहे वो रक्षा अभ्यास हो, व्यापार समझौते हों या फिर ब्रिक्स जैसे समूहों का विस्तार हो। साथ ही वैश्विक मंच पर भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को महत्वपूर्ण सम्मान और पद मिले हैं। तकनीक का प्रभाव भी हर जगह दिख रहा है, चाहे वो डिजिटल जनगणना हो, AI ट्रेनिंग हो या स्पेस मिशंस। तो एक तरह से ये 6 महीने भारत के लिए मतलब प्रगति और चुनौतियों दोनों का मिश्रण रहे। बिल्कुल, हर देश की यात्रा ऐसी ही होती है। अब इन सब घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो एक सवाल मन में आता है। क्या सवाल? कि भारत अपनी जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं दिखा रहा है, जैसे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना, रक्षा में आत्मनिर्भर होना, दुनिया में अपनी भूमिका बढ़ाना, उन महत्वाकांक्षाओं और अपनी जो आंतरिक चुनौतियां हैं, जैसे सामाजिक विकास के मुद्दे, आर्थिक असमानता, पर्यावरण की चिंताएं, इनके बीच संतुलन कैसे बना रहा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये जो मिश्रण हम देख रहे हैं, तकनीक का इस्तेमाल, अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत पर जोर और साथ ही साथ सक्रिय कूटनीति, क्या ये भविष्य के लिए एक स्थायी, एक सस्टेनेबल रास्ता तैयार कर रहा है? हाँ, यही सोचने वाली बात है। क्या ये संतुलन सद पाएगा? ये नीतियां और पहलें लॉन्ग रन में कितनी प्रभावी होंगी? इन स्रोतों ने हमें इन 6 महीनों की एक झलक तो दे दी है, लेकिन पूरी तस्वीर तो आने वाले समय में ही साफ होगी। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प बिंदु है जिस पर हमारे श्रोता भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।